मैं जो महका तो मेरी शाख जला दी उसने। मैं जो महका तो मेरी शाख जला दी उसने। सब्ज मौसम में मुझे जर्द हवा दी उसने। मैं जो महका तो मेरी शाख जला दी उसने। सब्ज मौसम में मुझे जर्द हवा दी उसने। और जानता था कि मुझे मौत सुकून बख्शेगी। जानता था कि मुझे मौत सुकून बख्शेगी। वो सितमगर था सो जीने की दुआ दी उसने। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का पुरखलूस इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में 7th क्लास का एनसीईआरटी है और ये आखिरी है। ये आखिरी वीडियो मैं इस क्लास से बना रहा हूँ। और दोस्तों, है क्या कि वो सारी चीज़ों को पढ़ना और वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल होता है, तो आप 7th क्लास की किताब को ख़ुद से भी पढ़ लीजिएगा। बाकी ये दूसरा चैप्टर मैं कर रहा हूँ। अब जो है इसके बाद 8th क्लास पे जाऊँगा, तो वहाँ से भी जो ज़्यादा अहम होगा 2-4 चैप्टर वहाँ से भी करवाऊँगा। और सारी चीज़ों को आप खुद से ही पढ़िए। और चूँकि यहाँ पे मैं अगर इस तरह से वीडियो बनाऊँ तो बहुत वक्त लगेगा, तो खुद से भी पढ़िए। बाकी 2-4 चैप्टर मैं पढ़ करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको थोड़ा फ़ायदा हो उससे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बातें अहम है और क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है। अगर 7th क्लास 8th क्लास को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है, क्या बच्चा बन गए, क्या 7th क्लास में एडमिशन ले लिए, क्या 8th क्लास में। यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहीं से सवाल आता है। आप बीपीएससी का पीटी देने जाएंगे ना, तो 40% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से रहेगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर यहीं से सवाल बनता है। अब और इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे करंट अफेयर्स वगैरह होता है, तो वो सब अलग से जोड़ता है। लेकिन जो बेसिक और जो बुनियाद है ना, जो बुनियादी सवाल वो उठाता है, कहते हैं ना कि भाई फैक्चुअल पूछता है। तो कहाँ से फैक्चुअल पूछते हैं, यहीं से पूछता है, एनसीईआरटी से ही पूछता है, यहीं से सवालात उठाते हैं। अभी देखिएगा इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे, ऐसे पॉइंट्स होंगे, तो वहाँ से सवाल आ चुका है, 1000 बार आ चुका है। तो इसलिए हम लोग दोहराते हैं। और क्या होता है कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेंस वगैरह भी दे चुके हैं, इंटरव्यू वगैरह भी दे चुके हैं, तो उनको भी जब पीटी देना होता है ना, तो वो एनसीईआरटी को दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं। उनका भी रिवीजन होता है, वो भी चीज़ों को दोहराते हैं। तो ये आप मत सोचिए कभी कि ये तो फजूल की बात है, इसको पढ़ने से क्या होगा। मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वहाँ आपको तब फ़ायदा होगा जब आप यहाँ पे बेसिक और बुनियादी बात समझे रहेंगे, जाने रहेंगे तब। तो ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चैप्टर का नाम है कि रेगिस्तानों में ज़िंदगी। तो रेगिस्तानों में कैसी ज़िंदगी होती है और क्या सारी चीज़ें हैं, तो उनको ही यहाँ इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए कि रेगिस्तान के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा खुश्क इलाका है जहाँ पर दर्जा हरारत की इंतहा होती है, यानी कि शदीद सर्द या शदीद गर्म मौसम होता है, और नबातात बहुत कम और दूर दूर होती है। तो ये हो गया। अब इसको पढ़ते हैं, फास्ट पढ़ेंगे और कोई वर्ड आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, और आप खुद भी वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। देखिए, 5वीं बाब में हम पढ़ चुके हैं कि नबातात और हैवानात के लिए पानी ही ज़िंदगी है। किसी भी जानदार के लिए ऐसे मकाम पर रहना बहुत मुश्किल होगा जहाँ पीने के लिए पानी न हो, मवेशियों को खिलाने के लिए घास न हो और फसलों को पैदा करने के लिए पानी न हो। अब देखिए यहाँ से, अब हम दुनिया के उन मकामात के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर लोग शदीद दर्जा हरारत में भी ज़िंदा रहना सीख चुके हैं। उनमें से कुछ मकामात आग की तरह गर्म और कुछ बर्फ़ की तरह सर्द हैं। ये दुनिया के रेगिस्तानी इलाके हैं। बारिश की कम मिकदार, बहुत कम नबातात और बहुत ऊंचा दर्जा हरारत इन खित्तों की नुमायाँ खसूसियात में से हैं। ठीक है। दर्जा हरारत की बुनियाद पर, अब कोई ऐसा वर्ड आ नहीं रहा जिसको मैं एक्सप्लेन करूं, ये ऐसी बुनियादी बातें हैं। दर्जा हरारत की बुनियाद पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे होते हैं। इन खित्तों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत पानी मुहैया होता है वहां लोग बस जाते हैं और ज़राअत करते हैं, यानी खेती करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से यह है कि गर्म रेगिस्तान सहारा। अब सहारा के बारे में है, सहारा के बारे में जानते होंगे। वैसे सहारा स्वाद से है, ऐसे लिखा रहता है, सहारा स्वाद है से।
तो यहाँ पे लिखा है इस तरह से, खैर कोई बात नहीं। देखिए, गर्म रेगिस्तान सहारा, दुनिया और अफ्रीका के नक्शे को देखिए, दुनिया और अफ्रीका के नक्शे को देखिए। सहारा कहाँ, अफ्रीका में जानते होंगे। शुमाली अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को घेरे हुए सहारा रेगिस्तान का महलो वकू जो है यह टर्म है। जैसे कि हम किसी खित्ते को जब दरियाफ्त करते हैं तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये खित्ता जो किसी ज़मीन का खित्ता है तो वो कहाँ पे आ रहा है। तो उसको हम देखते हैं कितना डिग्री लेटीट्यूड पे आ रहा है, कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आ रहा है, तो उसको हम उर्दू में महलो वकू बोलते हैं। आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, सहारा। इसका रकबा याद रखिएगा, रकबा यानी कि क्षेत्रफल, एरिया 8.54 लाख मुरब्बा किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर है। क्या आपको याद है कि हिंदुस्तान का रकबा कितना है, 3.2 लाख मुरब्बा किलोमीटर। तो ये आप हिंदुस्तान का रकबा याद रखिएगा, ये पूछ देगा, दिया रहता है और वो आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। ये 3.2 लाख मुरब्बा किलोमीटर यानी 3.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है हिंदुस्तान का। सहारा रेगिस्तान 11 मुल्कों को छूता है, 11 वर्ड याद रखना है कि ये रेगिस्तान 11 मुल्कों को छूता है। इन मुल्कों के नाम इस तरह हैं, नाम दिया हुआ है, अल्जीरिया है, चार्ट रिपब्लिक है, और मिस्र, लीबिया, और ये सारे नाम है, माली वगैरह सब है, इसमें 11 ममालिक हैं। अब यहाँ से जब आप किसी सहरा या रेगिस्तान का तस्वुर करते हैं तो जो तस्वीर आपके दिमाग में उभरती है वो रेत का मंजर होता है। लेकिन सहारा रेगिस्तान सिर्फ रेत की परतों से ढका एक अजीम मैदान ही नहीं है, बल्कि यहाँ ये क्या है, बजरी के मैदान उठे हुए और ऊंचे संगलाख चट्टानों वाले पहाड़ भी हैं। तो ये जो है देखिए, संगलाख है तो संग से संगलाख यानी पथरीली चट्टानें हैं वहाँ पे, और बजरी के मैदान और उठे हुए ऊंचे संगलाखी चट्टान, तो इस तरह से है। और ये बजरी शायद देखिएगा क्या है, ये मतलब पौधे वगैरह का मैदान है। ये पौधा भी पाया जाता है, छोटा छोटा पौधा भी होता है ना, झाड़ी नुमा पौधे होते हैं। तो देख करके मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा इस वर्ड का क्या मतलब है। और ऊंचे पाए जाते हैं, ठीक है। ये चट्टानी इलाके कुछ मकामात पर क्या है 2500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, बिल्कुल पहाड़ के जैसा लगता होगा देखने में। अब यहाँ पहले इसको देखते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है आपको ये मालूम होकर ताज्जुब होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक वक्त में मुकम्मल तौर पर हरा भरा मैदान था। ये आप जानते होंगे, आप वहाँ हरा भरा मैदान था और बिल्कुल हर तरह के जानवर पाए जाते थे, ठीक है। तो और आबो हवा में तब्दीली हुई, हज़ारों साल के बाद ऐसा होता है। तो अब जैसे कि हिमालय पहाड़ है तो यहाँ भी कभी समंदर था और हज़ारों साल के बाद वो पहाड़ बन गया। तो ये आपका हिमालय पहाड़ आप देख सकते हैं, बहुत सारे ममालिक हैं यहाँ पे। तो ये है नॉर्थ अफ्रीका के शुमाली हिस्से में है। तो ये भी आप याद रखिए कौन से हिस्से में है, कुछ भी पूछ देता है, कहीं से भी पूछ देता है। और एक चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि इससे जो है ना, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये यहाँ से, और ये है 0 डिग्री है, ये ख़त अस्तवा है, और ये है आपका ख़त जदी। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों पास होता है इससे। तो आप याद रखिएगा कि ये एक ऐसा यह है बड़े आज़म है जिससे कि तीनों पास होता है, तीनों लाइन। आगे बढ़ते हैं, यह है आबो हवा कैसी है रेगिस्तान की, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि सहारा रेगिस्तान की आबो हवा गर्म और खुश्क है। यहाँ पर बारिश का मौसम बहुत मुख्तसर होता है, जाहिर है बारिश अगर होता है तो रेगिस्तान ही क्यों होता है। आसमान पर बादलों का नामो निशान नहीं होता और ये साफ़ व शफ़ाफ होता है। यहाँ पर हवा में नमी जमा होने से ज़्यादा तबखीर होती है, यानी कि तबखीर है, बुखार से तबखीर है, यानी कि भाप बनने से जो बुखार होता है उसको तबखीर उससे है। तो तबखीर होती, नमी से होगी ही तबखीर, ठीक है। और क्या कि दिन नाकाबिल यकीन हद तक गर्म होते हैं।
दिन का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे रेत और चट्टानें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। उनकी शुआ रेजी, जिसको ये इंग्लिश में रेडिएशन लिखा हुआ है, से आसपास की चीज़ें गर्म हो जाती हैं। रातें बहुत सर्द होती हैं और दर्जा हरारत सिफर के करीब पहुंच जाता है, यानी ज़ीरो के करीब पहुंच जाता है रात में, और दिन में 50 के करीब और रात में ज़ीरो के करीब। नबातात और आम हैवानात कैसे होते हैं इस इलाके में, किस तरह के होते हैं, तो उसके बारे में है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से क्या लिखा हुआ है कि 1922 में त्रिपोली के जुनूब में सहारा के अल अजीज़िया मकाम पर सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत अभी तक में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये इसको भी आप याद रखिएगा। और इसी तरह का सवाल बनता है कि कुछ भी पूछे सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ रिकॉर्ड किया गया है अभी तक में, तो आप जगह का नाम बताइए, तो ये आपको बताना है कितना रिकॉर्ड किया गया ये भी। नबातात और आम हैवानात, क्या सहारा रेगिस्तान की नबातात में कैक्टस, खजूर और केकर व बबूल के दरख्त मिलते हैं। यहाँ कुछ मकामात पर नखलिस्तान भी मिलते हैं। नखलिस्तान क्या है? नखल कहते हैं, आगे है लिखा हुआ, देखिए नखलिस्तान सहरा के हरे बड़े जजीरे होते हैं। नखल कहते हैं पौधा को, नखल किसको कहेंगे? नखल कहते हैं पौधा को। तो नखलिस्तान यानी वो स्थान, वो जगह जहाँ पे पौधे पाए जाते हों, ठीक है। और उसके बाद क्या, अमूमन इनके चारों तरफ खजूर के दरख्त लगे होते हैं, ठीक है। और जानवर क्या क्या? ऊंट, लकड़बग्गे, गीदड़, सांप, बिच्छू और छिपकलियों और सांपों के मुतअद्दिद नस्लों का यहाँ मस्कन है। मस्कन जानते होंगे, कोई नया वर्ड नहीं। मस्कन सुकून की जगह यानी ठहरने की जगह, तो मस्कन है मतलब उनकी रहाइश होती है यहाँ पे। और अब क्या के बाशिंदे, इस इलाके में किस तरह के बाशिंदे पाए जाते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए, शायद आबो हवा के बावजूद सहारा रेगिस्तान में मुख्तलिफ कबीले रहते हैं, जिनमें, अब ये दोनों को आप वो याद रखिएगा, बद्दू और तवारीख दे देगा कि निम्नलिखित में से, क्योंकि पीटी में हिंदी में क्वेश्चन पूछता है तो हिंदी पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करिएगा हिंदी की, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं होती। अगर इंग्लिश अच्छी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहाँ पे दे देगा निम्नलिखित में से सहारा रेगिस्तान की कौन से कबीले हैं या कौन से वो है कबीले के, हिंदी को बोलते हैं, वो कौन सा वो है, क्या तो वर्ड होता है, देख लीजिए क्या वर्ड होता है कबीले के हिंदी। तो वहाँ पे दे देगा, एक बद्दू दे देगा, एक तवारीख दे देगा, और भी दे देगा। तो वहाँ पे आप याद रखिएगा। इसीलिए तो पढ़ते हैं ना, इसीलिए पढ़ते, यही सब चीज़ के लिए तो पढ़ते हैं। और क्या कि खाना बदोश नस्ल के ये लोग भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़े वगैरह पालते हैं। इन मवेशियों से उन लोगों को दूध और चमड़े के लिए खाल मिलती है, जिससे ये पट्टियाँ, जूते, मस्क कहते हैं पानी के बोतल जैसा लिखा हुआ ब्रैकेट में, और इन मवेशियों के बालों से ये लोग चटाइयाँ, कालीन, कंबल और लिबास बनाते हैं। चूँकि यहाँ रेतीली आंधियाँ चलती हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए ये लंबे और भारी कपड़े पहनते हैं। सहारा और दरियाए नील की वादी में, दरियाए नील भी वहीं पे है, विक्टोरिया झील से निकलती है दरियाए नील, याद रखिएगा। तो सहारा और दरियाए नील की वादी में लोग मुस्तकिल तौर पर सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। चूँकि यहाँ पर पानी मौजूद है, इसलिए लोग खजूर की काश्त करते हैं, यानी खेती करते हैं। चावल, गेहूँ, बाजरा और फलियाँ भी यहाँ पैदा की जाती हैं। मिस्र में पैदा की जाने वाली कपास सारी दुनिया में मशहूर है। मिस्री कपास सारी दुनिया में मशहूर है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में मादनी तेल यानी पेट्रोल वगैरह की दरियाफ्त है, जिसकी तमाम दुनिया में बहुत ज़्यादा मांग है। सहारा रेगिस्तान, अब यहाँ पे सहारा ऐसे लिख रहा है, खैर सहारा रेगिस्तान में लगातार तब्दीली आ रही है। इस खित्ते में मिलने वाली दीगर मादनियात में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम शामिल हैं। सहारा की सकाफती व इंसानी सरगर्मियों में भी तब्दीली आ रही है। आज यहाँ पर मस्जिदों से ऊंची चमकीले
कांच की बुलंदो बाला इमारतें जो दफातर के तौर पर इस्तेमाल की जा रही मौजूद हैं, और कदीम रास्ते जिन पर ऊँट ही सवारी का अहम जरिया थे उनकी जगह पर सुपर हाईवे बन गए हैं। ठीक है। और रेगिस्तान में तेज़ हवा चलती है। और ये आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये क्या है आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें कुछ मैं आपको ही पढ़ने दे रहा हूँ। यहाँ से अब समंदर से इतनी बुलंदी होने की वजह से हवा की परत बहुत हल्की होती है और सूरज की गर्मी बहुत शदीद महसूस होती है। मौसम गर्मा में दिन का दर्जा हरारत ये 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज़्यादा होता है। नहीं, यहाँ को छोटा हुआ है शायद, ये 50 डिग्री ऊपर तो आया था ना, 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है या उससे कुछ ज़्यादा होता है। और रात का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस से खासा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो सर्दियों का मौसम बर्फीलायक होता है, यानी बहुत बर्फीला होता है, जबकि ज़्यादा वक्त तक दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। चूँकि ये हिमालय साया बाराम में कहाँ ये सभी कह रहे हैं दर्जा हरारत। ओहो, एक मिनट सॉरी, ये कुछ आगे पीछे हो गया, ये तो पढ़ चुके हैं। न बताती होगी, यहाँ लद्दाख है, यहाँ से लद्दाख के बारे में पढ़ने लग गए, बाशिंदे हो गए। और उसके बाद जो है नहीं अब हाँ, यहाँ से लद्दाख के बारे में दिया हुआ है, मिक्स हो गया। लद्दाख के बारे में लिख रहा है ना, लद्दाख को खापाचान है, लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका मतलब बर्फिस्तान होता है। तो खापाचान भी याद रखिए, लद्दाख का दूसरा नाम है। लिख देगा लद्दाख को और किस नाम से जाना जाता है, तो खापाचान नाम से जाना जाता है, खापाचान। ठीक है दोस्तों, अब ये है यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और नबातात और आम हैवानात, और ये जो है इसको पढ़ते हैं, लद्दाख के बारे में आ गया है। लद्दाख के बारे में है ये कि चीड़ो या तिब्बती 12 सिंगा जानवर के बारे में दिया हुआ है। ऐसा जानवर जो खतरे के घेरे में, ये जो है खतरे के घेरे में, क्योंकि लोग इसका शिकार बहुत करते हैं। इसका शिकार इसके ऊन यानी शाहतूश के लिए किया जाता है, जो बहुत नर्म और गर्म होता है। ठीक है, तो ये 12 सिंगा की कमी होती जा रही है। अब नबातात के बारे में यहाँ दिया हुआ है। वो जो पहाड़ था वो गर्म, वो जो रेगिस्तान था वो गर्म रेगिस्तान था, और ये जो है सर्द रेगिस्तान है। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो इंतहाई खुश्क आबो हवा की वजह से यहाँ पर नबातात बहुत कम और छदरी यानी दूर दूर फैली हुई है। जानवरों के चरने के लिए घास दूर दूर टुकड़ों की सूरत में मिलती है, जबकि कहीं कहीं छोटी झाड़ियाँ भी होती हैं। ठीक है, वादियों में विलो और पॉपुलर के दरख्त झुंड की शक्ल में नज़र आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे उम्दा क्रिकेट के बल्ले विलो दरख्तों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो क्रिकेट खेलने का जो बल्ला होता है, सबसे अच्छा बल्ला इस दरख्त की, विलो दरख्त की लकड़ी से बनती है। ठीक है, और मौसम गर्मा में सेब और खोबानी और अखरोट वगैरह के दरख्तों पर शगुफे खिलते हैं। लद्दाख में परिंदों की काफ़ी नस्लें देखने को मिलती हैं, जिनमें रोबन, रेड स्टार्ट, इसको स्टार्ट लिखा हुआ है, तिब्बती सोकाग, बर्फीला मुर्गा, रायन और होपो होता है। तो ये वो यहाँ पाए जाने वाले आम परिंदे हैं। इनमें से कुछ मौसमी परिंदे यानी महाजिर परिंदे भी हैं, जो कि
किसी मौसम में आ गए, सर्दी में या गर्मी में, तो ऐसे ऐसे को महाजिर कहते हैं, महाजिर परिंदे कहते हैं। तो लद्दाख में जंगली बकरे, जंगली भेड़ें, याक और कुछ खास किस्म के कुत्ते पाए जाते हैं। उन जानवरों को दूध, गोश्त और ऊन हासिल करने के लिए पाला भी जाता है। याक के दूध से मक्खन और पनीर बनाया जाता है। लद्दाख में भेड़ और बकरी के बालों से ऊन तैयार किया जाता है, जिससे गर्म लिबास तैयार किए जाते हैं। बाशिंदे हो गया, ख़त्म हो गया। बाशिंदे, अब लद्दाख के बाशिंदे के बारे में, क्या आपको लद्दाख के बाशिंदों और तिब्बत है, जूम करता हूँ थोड़ा सा, हाँ, तिब्बत और वस्त एशिया के लोगों में कोई यकसानियत नज़र आती है? यहाँ के ज़्यादातर लोग या तो मुसलमान हैं या बुद्ध। लद्दाख में मुस्लिम हैं और बुद्ध हैं। हकीकत में लद्दाख के इलाके में मुतअद्दिद बुद्ध खानकाहें अपने रिवायती गोम्पा के साथ वहाँ के मनाजिर का एक अहम हिस्सा है। कुछ मशहूर खानकाहों के नाम इस तरह हैं। यह है हेमस नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, तो हेम्स उसको कहते हैं, और थक्से है, और शे, और क्या, लामा यूरो, ये सारा नाम है। तो ये खानकाहों के नाम हैं। और अब यहाँ देखिए, नमक की तिजारत में ऊँटों की जगह अब ट्रक ले रहे हैं। तवारीग लोग सयाह, ये कैसे दे दिया इसने, यहाँ पे कुछ और चीज़ें, यहाँ पे ये अब रेगिस्तान के बारे में बोल रहा है। तवारीग, और ये तो तवारीग कहाँ पाए जाते हैं, तो सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। सयाहों के लिए रहबरों का काम करते हैं। ज़्यादातर खाना बदोश अब शहरी ज़िंदगी इख्तियार कर रहे हैं और मादनी तेल और कुदरती गैस के मुतालिक कामों में उन्हें नौकरियां मिल रही हैं। कहीं से कहीं लाके जोड़ दिया है। खैर, अब ये सर्द रेगिस्तान लद्दाख के बारे में यहाँ, और लद्दाख के बारे में ऊपर भी था। अब यहाँ देखिए, ये लद्दाख दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। ला का मतलब पहाड़ी दर्रा है, जबकि वाक दाक का मतलब मुल्क है। तो आप जानते थे क्या? नहीं, जब मैं भी नहीं जानता था। लद्दाख दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, ठीक है। ला का मतलब पहाड़ी दर्रा है, और दाक का मतलब मुल्क है, तो वही दाक अब दाख हो गया। तो लद्दाख एक सर्द रेगिस्तान है। यहाँ से लद्दाख एक सर्द रेगिस्तान है जो हिमालय के पहाड़ों में जम्मू व कश्मीर के मशरिक़ में वाक़ है, ठीक है। और दिखाया गया यहाँ पे जुनूब में जांस्कर पहाड़, जास्कर भी उसको बोलते हैं, जांस्कर लिखा हुआ है। तो जुनूब में, ये इसकी चौहद्दी को भी याद रखना है कि इसकी चारों तरफ क्या क्या है। तो जुनूब में जास्कर पहाड़ से और शुमाल में कराकोरम पहाड़ी सिलसिले से घिरा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्थ में हो गया आपका कराकोरम और साउथ में हो गया जास्कर पहाड़ी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी सवाल बन जाता है। तो लद्दाख को मुतअद्दिद दरिया सैराब करते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा अहम दरिया सिंध है, ठीक है। ये दरिया बहुत गहरी वादियों और तंग घाटियाँ बनाता हुआ बहता है। लद्दाख में बहुत से ग्लेशियर भी हैं, जैसे गांगरी ग्लेशियर। तो एक ग्लेशियर का नाम है गांगरी ग्लेशियर। आपसे पूछा जाएगा गांगरी ग्लेशियर कहाँ है, तो आप जवाब दीजिए लद्दाख में है। और देखिए यहाँ से लद्दाख में कारगिल की बुलंद सतह समंदर से 3000 मीटर से लेकर कराकोरम में 8000 मीटर से भी ज़्यादा है। ज़्यादा बुलंदी की वजह से यहाँ की आबो हवा सर्द व खुश्क होती है। लास्ट हो गया। मौसम गर्मा में लोग बाजरा, आलू, मटर, फलियाँ और शलजम की गोश्त में मसरूफ़ रहते हैं, ठीक है। शलजम की काश्त में खेती करने में मसरूफ़ रहते हैं। और यहाँ क्या होते हैं, बहुत मेहनती होती हैं। वो सिर्फ घरेलू कामकाज और काश्तकारी का काम ही नहीं करती, बल्कि छोटी मोटी तिजारत भी करती है
और दुकानें भी चलाती हैं। लेह जो लद्दाख का दारुल सल्तनत है, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है, ठीक है। तो और सड़कें और हवाई रास्ते से बहुत उम्दा तरीके से जुड़ा हुआ है। लेह और लद्दाख जो है सड़कें और हवाई रास्ते से बहुत उम्दा तरीके से जुड़ा हुआ है। कौमी शाहराह A1 कौमी शाहराह 1A लेह से कश्मीर की वादी को, ये आप याद रखिएगा, 1A कौमी शाहराह है, नेशनल हाईवे, ठीक है। कश्मीर की वादी को दर्रा ज़ोजिला के जरिया मिलाती है। क्या मतलब हुआ? अब आपसे इस तरह से पूछेगा, क्या जैसे कि जुड़ा हुआ कौमी शाहराह इतना से लेह से कश्मीर की वादी को, कहेगा कि लेह और कश्मीर के बीच में कौन सा दर्रा है? तो ज़ोजिला दर्रा है, ज़ोजिला। लेह और कश्मीर के बीच में ज़ोजिला दर्रा है। और ऐसे भी पूछता है कि हाँ भाई किस दर्रे से जो है लेह को कश्मीर से जोड़ते हैं? तो ज़ोजिला दर्रा से। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, ये पूछा गया, आप देखिए किसी में UPPSC में या BPSC में कहीं पर पूछा गया है, पूछता है यहाँ से। तो क्या आप हिमालय के कुछ दूसरे दर्रों के नाम बता सकते हैं? ये तो एक दर्रा हुआ, दूसरे दर्रों के नाम बताने का रहा है। तो सियाहत इस इलाके की एक अहम सरगर्मी, सियाहत तो जानते ही हैं, सयाह ये होता है ना, क्या उसको इंग्लिश में बोलते हैं, सियाहत, सैर सियाहत करते हैं लोग। हिंदी भी है उसका और इंग्लिश भी है, तो जहन में अभी आ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप मालूम होगा आपको, आप जानते होंगे, एकदम 100% जान रहे होंगे। अब मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है, क्या तो बोलते हैं उसको, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो सयाहत है ये, जो लोग आते हैं घूमने के लिए, कहीं जगह से घूमने आते हैं, तो जो सयाही मकामात होते हैं, घूमने की जगह होती है, तो वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये बहुत अच्छा होता है, अगर किसी भी मुल्क में है, कंट्री में है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। तो वही चीज़ है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो हिंदुस्तानी सयाहों के अलावा गैर मुल्की सयाह भी यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ की सयाहत में गोमिया घास के मैदानों के खूबसूरत मनाजिर, ग्लेशियर और यहाँ की रवायती तकरीबात और त्योहारों पर मुश्तमिल है, ठीक है। और क्या यहाँ के बाशिंदों की तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है, जिसकी ख़ास वजह जदीदियत है। लेकिन लद्दाखी बाशिंदे सदियों से कुदरत के साथ हम आहंगी के साथ जीना जानते हैं। पानी और ईंधन की कमी के बायस ये उनको ज़रूरत के मुताबिक किफ़ायत शारी से इस्तेमाल करते हैं और कोई चीज़ बर्बाद नहीं करते। तो इसमें क्या सीखा हमने, क्यों पढ़ा और क्या सीखा? तो इसमें हमें ये सीखने मिला कि रेगिस्तानी इलाके में, जो कि सहारा रेगिस्तान है, तो वहाँ पे जो है लोग किस तरह से रहते हैं, कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, क्या ज़िंदगी है लोगों की। और उसके बाद जो है अपने लद्दाख में, तो लद्दाख में लोग किस तरह के लोग रहते हैं, कौन कौन से मज़ाहिब पाए जाते हैं, कौन कौन से जानवर हैं, नबातात, हैवानात, और वो सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। और कुछ दर्रे, अब यहाँ देखिए, इसको भी पढ़िए, ये भी काम का ही होगा। मनाली लेह कौमी शाहराह से 4 कुदरती दर्रों से गुज़रती। जब आप मनाली कहाँ, उत्तराखंड में, शिमला मनाली जानते होंगे। तो जब आप लेह के तरफ जाएंगे तो आपको 4 कुदरती दर्रों से गुज़रना पड़ेगा। तो कौन कौन से दर्रे हैं? रोहतांगला, ठीक है, और बड़ा करता हूँ, हाँ, तो एक तो है रोहतांगला और बारालाचाला, लुंगालाचा, नाम है सब आप, और तंगालाला। तो ये सारा जो है 4 दर्रे हैं। ये शाहराह जुलाई और सितंबर के दरमियान खुलती है, जब बर्फ़ पिघल जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा। और इसके अलावा जो है फिर देखेंगे एर्थ क्लास में। और वो जो है सियाहत है, तो उसकी इंग्लिश अभी तक मेरे जहन में आई नहीं है। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बच्चा जानता है, सैर व सियाहत करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, उसकी इंग्लिश और आप हिंदी भी लिख सकते हैं।
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तबसरा खाना में लिख के बताइए। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और अब जो है वीडियो 8th क्लास का बनाएंगे। अब 7th क्लास में जितने चैप्टर्स हैं उसको आप खुद से पढ़ लीजिए, कोई इसमें ये नहीं है कि बहुत मुश्किल है। एक आध वर्ड कहीं आता है इस तरह का तो आप डिक्शनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है मैं 8th क्लास का स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा 8th क्लास का बनेगा, और वो उसमें भी जो है 2-3 चैप्टर ही मैं देखूँगा कौन सा अहम चैप्टर है। तो 2-3 चैप्टर का वीडियो बनेगा, उसको भी आप लोग खुद से पढ़िएगा तो सही रहेगा। और कुछ वर्ड्स अगर है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो अब बिल्कुल आसान ही है। जब उर्दू आप मदरसे से पढ़े हैं या मदरसा से नहीं भी पढ़े हैं, उर्दू अच्छी है, पेपर वगैरह पढ़िए, वो सारी चीज़ें। आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं, उर्दू मीडियम के, तो इसमें ज़्यादा वर्ड्स ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स हमें हर पेज में 10 वर्ड ढूंढने पड़ रहे हैं, तो ये नहीं हुआ। एक पेज में 1-2 वर्ड चल सकता है, 2 वर्ड बहुत हो गया। तो ऐसा होना चाहिए। और वर्ड डिक्शनरी रखिए और वर्ड का मतलब भी देखिए किस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।